हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं 12th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ पर हम बात करेंगे देखिए फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। और बोर्ड एग्जाम में देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, और क्वेश्चन किस प्रकार से आता है देखिए मैं आपको बता दूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया फिगर ऑफ स्पीच तो हमारे में आता ही नहीं, लेकिन दोस्तों पूछा जाता है। अब कब पूछा जाता है, जैसे आपका मान लीजिए जो पोएट्री का जो पैसेज आता है, जो आपका स्टैंजा होता है ना, कि पोएट्री जब आप लोग सॉल्व करते हैं उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको वहां से पूछ लिया जाता है कि जैसे कोई एक लाइन दे देगा और कहेगा कि इस लाइन में यानी कि प्रयुक्त लाइन में कौन सा अलंकार होगा, यानी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है प्रयोग में किया गया है, यानी प्रयोग किया गया है। तो अब इससे संबंधित क्वेश्चन बन गया ना, तो ऐसे ही आपको यहां पर मैं बताऊंगा 5 ऐसे महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच, और आपको फॉर एग्जांपल यानी कि विथ एग्जांपल के साथ बिल्कुल आपको उदाहरण सहित मैं समझाने वाला हूं। तो बस आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लीजिएगा, और बस इसके बाद आपको फिगर ऑफ स्पीच नहीं पढ़ना पड़ेगा, यह मेरी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए नंबर 1 आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो पहला आपका है सिमिल। इसे बोलते हैं दोस्तों हिंदी में उपमा अलंकार। और दोस्तों मैं बिल्कुल देखिए आपको कोई भी इंग्लिश में कोई भी मतलब वाक्य पढ़ाता हूं, जो भी चीजें आपको बताता हूं, तो मैं इसलिए आपको हिंदी में जो है ट्रांसलेट करके बताता हूं, ताकि यार आपको समझ में आ जाए। अन्यथा देखिए मैं आपको यहां पर बड़बड़ा दूंगा कुछ भी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं ये सब चीजें जानता हूं, ठीक है। तो इसलिए मैं सारी चीज जो है ट्रांसलेट करके बताता हूं, ताकि मतलब ये होता है ना कि जिस प्रकार से हम हैं ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी हैं। तो अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ चीजें, तो हम लोग उसको पहले अच्छी तरीके से जो है पर रीड करते हैं, तभी आपको मतलब ये सारी चीज जो है समझ में आएंगी। तो मतलब चलिए हम लोग देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। बाकी यहां पर पहले इसकी जो थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन को देखेंगे, और फिर इसका एग्जांपल, इसी प्रकार से एग्जांपल के साथ सभी को समझने वाले हैं। तो सिमिल देखिए क्या होता है इसमें। तो इसमें देखिए इन ए सिमिल कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिस्टिंक्टली और डिफरेंट ये थिंग्स स्पेशली यूजिंग लाइक और एंड एज। यानी इसका दोस्तों मतलब क्या है देखिए, कह रहा है कि इन ए सिमिल यानी कि जो आपका यहां पर क्या है उपमा अलंकार, इसमें क्या होता है कंपैरिजन होता है। इज मेड बिटवीन टू, यानी कि इसमें क्या होता है दो ऐसी चीजों की तुलना की जाती है। उसमें देखिए यहां पर क्या होता है कुल मिलाकर जो उपमा का आपने देखिए हिंदी में जब पढ़ा होगा, तो हिंदी में आपने उपमा अलंकार पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता था, उसमें कुल मिलाकर 2 चीजों की उपमा दी जाती है, यानी कि तुलना ही तो की जाती थी। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी दोस्तों तुलना ही की जाती है। जैसे यहां पर क्या हो कंपैरिजन शब्द आया है, तो इसमें तुलना की जाती है, और इसमें कुछ ऐसे वर्ड जो है उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे जो आपका एग्जांपल जो रहेगा, जो भी आपसे पूछेगा वहां पर एग्जाम में, तो आपको वहां पर इस प्रकार के वर्ड देखने को मिलेंगे। जैसे आपका एक वर्ड हो गया लाइक, इसके अलावा एक आपका वर्ड हो गया आर, इसके अलावा एक आपका वर्ड हो गया एज। इस टाइप के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपने उत्प्रेक्षा अलंकार हिंदी में पढ़ा होता है, तो वहां पर आपने देखा था ना कि मनु मानो जनु जानो ऐसे वाचक शब्द आते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इसके जो एग्जांपल होंगे उनमें भी आपका लाइक आर एज ये सारे वर्ड जो है उपयोग में आ जाते हैं। और कुल मिलाकर इसका उपयोग जो है कंपैरिजन यानी कि 2 वस्तुओं की तुलना के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका इसका जो है परिभाषा है। अब चलिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हम लोग यहां पर एग्जांपल की बात करें, तो यार एग्जांपल तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि एग्जांपल के बगैर कुछ चीजें तो हो नहीं सकती। तो देखिए आप इसमें लिख सकते हैं कि फ्रॉम स्टार लाइक एज, यानी देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, तो इसका आप एक एग्जांपल एक ले लीजिए। यहां पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम आर, इसके बाद स्टार, यानी स्टार क्या होता है तारा, आप सभी जानते हैं ना, STAR, स्टार लाइक EYES आइज, और यहां पर क्या कर सकते हैं डॉट DOTH और SEE। इसका मतलब क्या, थोड़ा सा आप समझिए। यहां पर हो गया फॉर्म स्टार लाइक, यहां पर देखिए लाइक आपका एक वर्ड आ गया। तो मतलब यहां पर हमारा मैंने बताया था कि जो आपका एग्जांपल होगा, यानी जो आपका जिसमें कंपैरिजन कराया जाएगा, उसमें लाइक आर एज ये सब वर्ड आते हैं। यानी इसमें देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तारे जैसी आंखें खोजता हूं, है ना। तो यहां पर क्या हो गया फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉट सीक, यानी तारे जैसी आंखें खोजता हूं। तो देखिए इसमें क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ है ना। पहला तो आपका स्टार हो गया यानी तारे जैसी, ठीक है। और आंखों की जो तुलना है, जो कंपैरिजन हुआ है, वह किससे हुआ है, तारों से। यानी कि जो स्टार है, स्टार का कंपैरिजन किससे, आइज से, आंखों से इसकी तुलना की गई है। और किस प्रकार का वर्ड यूज हुआ है, तो लाइक वर्ड आया है, यानी तारे जैसी आंखें खोजता हूं। तो आई होप दोस्तों आप जो है सिमिल को समझ भी गए होंगे।
तो इस प्रकार के वर्ड बीच में वाचक शब्द जो है उपयोग में लाए जाएंगे और इसी प्रकार से आपका जो है होता है, मतलब इसमें कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि तारे जैसे आंखें खोजता हूं, तो यानी कि तारों की जो तुलना है वह आंखों से कर दी गई। चलिए अब हम यहां पर आप इसको समझ लीजिएगा, बाकी एग्जांपल जो आएंगे वो इसी प्रकार से आएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दूसरा है आपका मेटाफोर, इसको बोलते हैं रूपक अलंकार, है ना, रूपक अलंकार। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता है इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच, यानी इस अलंकार में दैट मेक्स ए कंपैरिजन बिटवीन टू सीमिंगली अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग द कनेक्टिव वर्ड्स लाइक एज देन और रिमेंबर्स, इट इज एन एम्प्लॉयड सिमिल। यानी इसमें देखिए क्या होता है, तो इसका मतलब है इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच, यानी इस अलंकार में क्या होता है, दैट मेक्स ए कंपैरिजन, यानी इसमें भी दोस्तों क्या होता है, तुलना की जाती है, लेकिन किस प्रकार से, बिटवीन टू सेवेंगली, यानी इसमें क्या होता है, संयोगी शब्दों का उपयोग किए बिना। ठीक है, संयोगी शब्द जो होते हैं, यानी कि आपका जो यहां पर क्या होता था, ये लाइक और एज जो भी है ये संयोजी वर्ड है। तो मतलब संयोगी वर्डों का जो संयोगी का मतलब क्या होता है, जोड़ना, संयोग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो मतलब इस प्रकार के वर्ड का यूज नहीं होता इसमें, बल्कि क्या होता है, यहां पर भी आपका जो एक दूसरे रूप में दिखा दिया जाता है, यानी इसमें तुलना होती है लेकिन थोड़ा सा हटके। जैसे आपने रूपक यार हिंदी में पढ़ा ही होगा, तो आपने उसका क्या पढ़ा था, उसमें जो है एक को दूसरे के रूप में दर्शा दिया जाता है, यानी यहां पर भी ऐसा होता है कि दो समान रूप से विपरीत चीजों को एक ही बताया जाता है। यानी दोनों देखिए, जैसे कोई चीज है ना, दोनों आपकी अलग अलग रहेंगी, लेकिन क्या होता है, उनको एक दर्शाने की कोशिश की जाती है, तो ये होता है। और बाकी इसमें इस प्रकार के जो आपके वर्ड आते हैं संयोजी वर्ड लाइक एज आर, ये सब क्या है, कनेक्टिव वर्ड, संयोजी वर्डों का उपयोग नहीं होता, है ना। अब चलिए इसका थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तो अब आप लोग बिल्कुल इसको क्लियर रूप से समझ जाएंगे। एग्जांपल देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि लाइफ इज ए ड्रीम्स, DREM, मानी लाइफ इज ए ड्रीम, ये क्या है आपका, जीवन एक स्वप्न है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप समझे थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि जीवन एक सपना है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा यार, जीवन एक सपना है, तो जीवन को सपने के रूप में दर्शाया गया है। दोनों क्या हैं, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहां पर एक दर्शाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल यार, इसको जबरदस्ती करके एक ही बताया जा रहा है कि जीवन क्या है, एक सपना है। जैसे हम कह दें कि आपका जो है, आप मान लीजिए दो फ्रेंड्स है ना, दो आपके मतलब आप हो गए और एक आपका कोई दोस्त है। अब आपसे कहा जाए कि आप दोनों एक हैं, ठीक है, तो मतलब यहां पर दोनों देखिए डिफरेंस है, दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन आपको जबरदस्ती करके हम बता रहे हैं कि आप दोनों एक ही हैं, यानी कि कोई आपको पहचान नहीं पा रहा है। आप किसी के सामने चले जाएं, तो जैसे आपके मतलब दो भाई हो गए और आप दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो आपको जैसे कोई कह दे कि आप दोनों एक हैं, अब आपको वहां पर कोई पहचानेगा नहीं। तो मतलब यहाँ पर जीवन को जो है सपने के रूप में दर्शाया जा रहा है, और इसमें कनेक्टिव वर्ड जो है, यानी कि लाइक हो गया, एज हो गई, ये आपका देखिए एग्जाम्पल में कहीं आया नहीं आया। तो मतलब यहाँ पर क्या है, दोनों को एक दर्शाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर होता था कि जो है तारों को जो है आंखों की तरह बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड जो है उपयोग में लाए गए, लाइक हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका तीसरा दोस्तों आपका होता है यहाँ पर पर्सनानिफिकेशन। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या होता है, यहां पर पर्सनानिफिकेशन गिव्स लाइफ टू इनॉनिमेट ऑब्जेक्ट और मेक्स एनिमल्स लुक्स ह्यूमंस। यानी इसमें देखिए क्या होता है, इसका मतलब है कि यहां पर जो है कुल मिलाकर देखिए जो मानव को है, मानव में इसमें निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है, इनॉनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुओं को यहां पर जीवन दिया जाता है। यानी जीवन देने का मतलब यार कोई जीवित नहीं कर रहा, यहां पर एक प्रकार से ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया जाता है जिससे ये मतलब पता चलता है कि निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन है, यानी निर्जीव वस्तुओं को जीवन देता है और मानव के रूप में इन्हें दिखा दिया जाता है। तो यार देखिए इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बाकी की चीजें हम लोग पहले नहीं देखेंगे, हम ओनली एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि इसमें जो मतलब निर्जीव वस्तुएं होती हैं उन्हें जीव देने के रूप में दर्शाया जाता है, कि उन्हें इस प्रकार से दर्शाया जाता है जैसे उनमें जीवन हो। जैसे इसका आप लोग एग्जाम्पल लें एक, तो इसमें कह सकते हैं कि ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ सिट्स, ठीक है, सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। यानी इसका दोस्तों मतलब क्या है, हमने लिखा कि ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, यानी जो होठों पर बैठा सच है वह मरने वाले लोगों का होता है।
इसका दोस्तों मतलब क्या है, यानी कि देखिए ट्रुथ जो होता है सत्य, सिट मतलब बैठना, अपॉन द लिप्स होठों पर बैठा सच, ऑफ डाइंग मैन मरने वाले लोगों का होता है। यानी दोस्तों हमने क्या किया, मैंने आपको यहां पर बताया था कि निर्जीव वस्तुओं को जो है यहां पर जीवन दिया जाता है, यानी कि एक प्रकार से उसको जबरदस्ती करके इस प्रकार से दर्शाया जाता है कि वह कुल मिलाकर क्या है उसमें जैसे जीवन हो। तो हमने बताया कि जो है मरने वाले लोगों के जो है होठों पर सच बैठा होता है, या सच जो है होठों पर बैठा जो सच होता है वह मरने वाले लोगों का होता है। यानी देखिए इसमें निर्जीव जो मतलब मरने वाले लोग क्या होते हैं, निर्जीव हो जाते हैं। तो उसमें हम लोग यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि जो मतलब होठों पर बैठा सच होता है वह मरने वाले लोगों का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये होता है आपका पर्सनालिफिकेशन। इसके बाद आपका चौथा आता है एक आपका जो है हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब होता है अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना। जैसे यहाँ पर है इट इज यूज ए ग्रेट एग्जैजरेशन, यानी इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के चीजों को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल है आपका रिवर ऑफ, ठीक है, रिवर ऑफ ब्लड, BLOOD, ब्लड मतलब जो है खून या रक्त है ना, फॉलवेड FLOWED, फॉलवेड इन द बैटल, BATTLE। देखिए इसमें क्या है कि रिवर ऑफ ब्लड फॉलवेड इन द बैटल, यानी युद्ध में, या आप कह सकते हैं जो बैटल मतलब युद्ध के मैदान में है ना, या युद्ध में, तो युद्ध में रक्त की नदियां बह गईं। भाई साहब ये बताइए अगर कहीं पर युद्ध होता है या मतलब वार, या जैसे कि आप जानते होंगे युद्ध को, तो युद्ध होता है तो क्या वहां पर रक्त की नदियां कभी बही हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। रक्त की नदियां आप जानते हैं ना, नदियों में जल किस प्रकार से बहता, मतलब एक प्रकार से बहुत ही भयंकर तरीके से। तो अगर युद्ध भी होता है तो वहां पर जो है रक्त बहेगा, लेकिन रिवर यानी कि नदियों की तरह नहीं बहता। तो यहां पर क्या हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, यानी थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया कि युद्ध में खून की नदियां बह गई, तो ऐसा नहीं होता। तो मतलब ये इसका बेस्ट एग्जांपल है कि रिवर ऑफ ब्लड फॉलोड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियां बह गई, बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया है ना। तो आप इसको समझ गए हाइपरबोल में क्या होता है। बाकी यार आपसे जो मतलब डिफिनेशन जो बता रहा हूं, डिफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपसे सिर्फ वहां पर एग्जांपल दे देगा और पूछेगा कि इस जो मतलब दी गई लाइन में या प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक आपका लास्ट है यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन्स, इसको बोलते हैं विरोधाभास, इसमें विरोध होता है डायरेक्टली। जैसे यहां पर आपका कि इट इज यूज व्हेन टू वर्ड्स टू टर्म्स आर कंबाइंड दैट्स इन ऑर्डिनरी यूज आर कंटेक्टली, यानी इसमें क्या होता है कंटेक्टली, इसमें क्या होता है देखिए इसमें जो ऐसा उपयोग किया जाता है जब दो शब्द होते हैं टू टर्म्स, ठीक है, दो शब्द जो होते हैं वो एक दूसरे को वहां पर क्या होता है संयुक्त होते हैं, सामान्य रूप से संयुक्त होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है एक दूसरे का विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों संयुक्त होते हैं। जैसे इसका आप एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल है मान लीजिए कि ही इज एन ओपन सीक्रेट, SECRET है ना, ही इज एन ओपन सीक्रेट, इसका मतलब है वह एक खुला रहस्य है। ठीक है, अब देखिए वह एक क्या है, वह एक खुला रहस्य है। अब भाई साहब इसमें देखिए हमने बताया कि यहां पर विरोधाभास यानी कि विरोध होता है। ठीक है, दो वर्ड एक दूसरे से जुड़े रहेंगे लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है, जस्ट एकदम मतलब विरोध कर रहे हैं। जैसे कि वह एक खुला रहस्य है। अब दोस्तों रहस्य आप बताइए रहस्य क्या होता है? रहस्य ऐसी चीज होती है जो कि किसी को पता ना चले, है ना, हम बिल्कुल छुपा कर रखते हैं उसको, रहस्य को। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है कि वह एक खुला रहस्य है। भाई साहब खुला है तो रहस्य किस मतलब का? ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, एक दूसरे के दोनों अपोजिट है, खुला हो गया यानी कि एकदम खुला, एक दूसरे सभी को पता हो गया, वही चीज होती है खुला, है ना, खुला। अब यहाँ पर खुला रहस्य का मतलब हो गया कि एक दूसरे के ये अपोजिट है ना। तो यहाँ पर है आपका ऐसा, इसका उपयोग तब होता है जब दो शब्द संयुक्त होते हैं और जो एक दूसरे के समान रूप से विरोध करते हैं या विरोधाभासी होते हैं। तो मतलब खुला रहस्य, खुला भी है और रहस्य भी है, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, है ना। तो यार आप लोग इसको तो समझ गए होंगे। बाकी यार यही है फिगर ऑफ स्पीच में, और आपका पोएट्री में ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। आपका पोएट्री का एक स्टैंजा रहेगा और उसी स्टैंजा में वहां पर एक किसी लाइन को उठाकर रख देता है क्वेश्चन कभी कभी, और पूछता है कि दी गई लाइन में या प्रस्तुत पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार होगा, आपका वहां पर इंग्लिश में, है ना, तो आप जान सकते हैं। बाकी आपका यही था। तो चलिए उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।